So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we come here again with our some next new questions of our series that is from question number 32. क्वेश्चन नंबर 32 से आगे 5 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे टेक्निक्स जो है डिस्कस करे हैं. हमने ये भी बताया है कि लास्ट वीडियो में जो हमने टेक्निक्स डिस्कस करा था वही वाला टेक्निक जो है आप दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है. देखो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर मतलब एक ही टाइप के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. ठीक है, सो अगर आप उस टाइप के ऊपर उसको देख लें, उसको याद रख लें उसी तरीके टाइप को और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा कि अगर वैसा वाला क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे उसको डील करेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा जिसमें 36, 37, 39 और क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, वो एक ही तरह के क्वेश्चन हैं. ठीक है, सो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप वैसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे डील करेंगे और आपका उसके ऊपर कैसा पकड़ रहेगा, कैसे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो बहुत अच्छे से करिए इस चीज़ को. एक एक टाइप के ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए एक बार. सो आपका क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी से सॉल्व होने लगेगा. उसी तरीके के टेक्निक्स को यूज़ करिए तो बहुत जल्दी से आप उस क्वेश्चंस को पूरी बुक को ऑलमोस्ट आप सॉल्व कर लेंगे जल्दी से. ठीक है, सो आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से. इसमें देखेंगे क्या बताया है. ए लॉन्ग वायर हैविंग करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर इज बेंट एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स के ऊपर एक वायर दिया गया है जिसमें करंट 5 एम्पेयर जो है वो फ्लो कर रहा है. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग ऑन ए परपेंडिकुलर नॉर्मल ऑफ द वायर ड्रॉन थ्रू द बेंडिंग एट ए डिस्टेंस L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. मतलब कुछ इस तरीके का बोल रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग वायर है. देखो पहली बात तो ये कि जब बात लॉन्ग वायर की करेगा तो आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे यूज़ करना है भाई इनफाइनाइट वायर का. याद रखें जब भी बात लॉन्ग वायर की बात करेगा, ठीक है, लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर की बात करेगा तो आपको सिंपली इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखते ही याद आना चाहिए. तो इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक वायर है जो कि कुछ इस तरीके से आपके पास बेंट हो रहा है राइट एंगल्स के ऊपर. तो मैं ऐसा यहाँ पे बना सकता हूँ. क्लियर है, राइट एंगल्स के ऊपर बेंट हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल्स. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट कहाँ पे. उसके बाद कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर नॉर्मल कितने डिस्टेंस के ऊपर 35 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक लाई कर रहा है. जहाँ से वो वायर बेंट कर रही है उस बेंट करते हुए वायर से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल आप ड्रा करते हैं. कितने सेंटीमीटर के ऊपर, 35 सेंटीमीटर के ऊपर ड्रा करते हैं और वहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उस वायर की वजह से कैलकुलेट करना है. क्लियर है. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन हैं, ये दो ही तरीके से होते हैं. पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आपको पहला फॉर्मूला आना चाहिए और दूसरी बात हमेशा आपको क्वेश्चन में वो हिंट देगा. हिंट क्या देगा, डायरेक्शन की बात करेगा, डायरेक्शन की हमेशा बात करेगा. तो दो ही मेथड हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले जो क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, एक फॉर्मूला से और एक डायरेक्शन से. ठीक है, सो अब इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है. सो पहले अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको पॉइंट P सपोज कर लूँ यहाँ पे, सो इसके कारण आप यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो कुछ किस तरफ जा रहा है आपके पास. ये थंब इस तरफ, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप अपना थंब रखेंगे और ये थंब इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड देखिए उस पॉइंट के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है भाई. ठीक है भाई, ऐसा थंब रखा और फील्ड ऐसा, मतलब ये बाहर की तरफ है, कुछ ऐसा है. ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें ऐसा थंब रखा आपने और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से कुछ ऐसा, जैसा इसमें इधर की तरफ बाहर की तरफ जा रहा था कुछ ऐसे ही थंब इधर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट से बाहर की तरफ आपकी तरफ, मतलब कुछ ऐसा. तो मतलब जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, डायरेक्शन आएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा. और अगर आप ध्यान से देखें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो किस तरफ आ रहा है आपके पास, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. तो इसको आप 1 दे दें, इसको आप 2 दे दें, ये 1 हो गया आपके पास, ये 2 हो गया.
तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो ध्यान से देखेंगे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला रहता है आपके पास, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस थीटा, यही रहता है भाई। सिंपल है, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं। आपको ट्रिक बता दिया, टेक्निक बता दिया कि ऐसे वाले मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन जो है आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो कितना बन रहा है भाई, वो 90 डिग्री है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो कॉस 90 जो है वैल्यू आपके पास 0 आ गया। तो आपके पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा है, b1 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, b1 स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ b1 का स्क्वायर, इसको भी मैं b1 का स्क्वायर लिखूँगा। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, √2 b1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। सो जो ये वैल्यू आया आपके पास दैट इज़ √2 b1 आ गया भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर जो है पुट करेंगे, इसीलिए उसने बोला है लॉन्ग वायर, ताकि आप जो मैग्नेटिक फील्ड पुट करें वो किसका यूज़ करें, इनफाइनाइट वायर का। तो जो वैल्यू आएगा आपके पास √2 μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई R इंटू 2। इनफाइनाइट वायर के लिए भाई साइन φ1 प्लस साइन φ2 रहता है, ठीक है। सो साइन 90 प्लस साइन 90 1 + 1 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया। अब आप यहाँ पे R का वैल्यू पुट करेंगे, दे रखा आपके पास 35 सेंटीमीटर। I का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 5 एम्पेयर, यहाँ पे R का वैल्यू, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई, समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से तो दो ही मेथड हैं, आज हम पूरे इसी में वीडियो में आपके पास दो ही मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 33। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इसमें क्या बता रहा है आपके पास, एक करंट I इज इक्वल टू √2 एम्पियर फ्लोज इन ए सर्किट हैविंग शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम इज 2। ये 2 दिया है आपके पास, जो रेशियो दिया है ट्रेपेजियम का। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। पहले आप यहाँ तक देखें, इसमें बोल दे रहा है कि आपके पास ये पॉइंट O दिया है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके थ्रू कैलकुलेट करना है, आपके पास एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, जिसका जो शेप बन रहा है वो ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है, और उसमें जो रेशियो है बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम का वो 2 है, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे इस ट्रेपेजियम के कारण बेसिकली आपको इस पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो लेंथ ऑफ स्मॉलर बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 100 मिलीमीटर, ये आपको दे रखा है। स्मॉलर बेसिस मतलब ये वाला जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है ये 100 मिलीमीटर है, और जो डिस्टेंस R यहाँ से ये दिया गया आपके पास ये 50 मिलीमीटर गिवन है आपके पास, क्लियर है। सो देखो आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन दो ही मेथड हमारे पास सोल्व करने के लिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। सो पहले आप देखेंगे कि डायरेक्शन से देखेंगे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पहले आप इसके कारण देखिए, ये ABCD है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला जो AB है, AB लाइन के कारण जो इस पॉइंट O के ऊपर फील्ड आएगा वो कितना आएगा भाई, 0 आएगा, क्योंकि हमेशा अलोंग द लाइन जब पॉइंट रहता है उसके कारण जब आप फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा 0 रहता है, ध्यान रखें, अलोंग द लाइन। सिमिलरली CD के कारण भी अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पे थ्योरी में आपने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा है, तो CD के कारण जो फील्ड आएगा इस पॉइंट के O के ऊपर तो वो भी 0 आएगा। तो बचा आपके पास पहला ये और दूसरा ये, क्लियर है। सो आपको अब इन दोनों वायर्स के कारण कैलकुलेट करना है, मतलब AD के कारण और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC के कारण। अब ध्यान से देखो भाई, अब आप ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आप उसको ध्यान रखा करिए जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन दो ही मेथड हैं, डायरेक्शन और थ्योरी से सॉल्व करेंगे आप। तो थ्योरी में आप क्या पढ़ते हैं
कि आपके पास यहाँ पे वायर होता है कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा होता है और यहाँ पे आगे एक पॉइंट पी लेते हैं और यहाँ पे आप उसका डेरिवेशन जो ड्राइव करते हैं कुछ इस तरीके से एंगल लेते हुए φ1 और ये φ2, याद होगा सभी को। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ बन रहा है और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा BC के कारण वो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे आप μ0/4 πI/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है भाई। सो मैग्नेटिक फील्ड जो BC के कारण आएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू μ0I, कितना दिया आपके पास, I मेरे पास दे रखा है √2 4 πr, r कितना है यहाँ पे, r का वैल्यू दिया आपके पास 50 मिलीमीटर दिया है, कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, तो मैं 50 में रख लेता हूँ इसको। φ1 देखिए आप, φ1 देखिए भाई एंगल कितना होगा यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 45 होगा भाई। ये भी आपके पास एंगल कितना होगा, ये भी 45। देखो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो ये कितने हो गए दोनों 45 हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, क्लियर है। सो अगर ये 45 है आपके पास तो ये भी एंगल 45 होगा। सो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू रखेंगे साइन 45 प्लस साइन 45। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे √2 4 पाई 50, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √2। इसको आप रैशनलाइज कर दें, ठीक है। ये √2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी वैल्यू कितना आ जाएगा √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू μ0 इंटू ट्वाइस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 50। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया BC के कारण। तो समझ आ गया होगा, क्लियर है, कुछ नहीं करा भाई, जैसा आप थ्योरी में पढ़ते हैं वैसे ही हमने यूज़ करा है। एक डायरेक्शन देखेंगे आप, इसका जो डायरेक्शन है थंब इस तरफ, ठीक है, और जो फील्ड है वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ, मतलब जो इसका फील्ड आ रहा है वो मेरे पास बाहर की तरफ है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस वायर के कारण। सिमिलरली आप AD के कारण निकाल लेंगे, बट आपको इस बार डिस्टेंस निकालना होगा AD का, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस दिया था, हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन नहीं था, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आगे देखेंगे आप। यहाँ पे ये BC हो गया, इतना आप यहाँ पे रिजल्ट जो है लिखा रहना दे BC के कारण। देखो अब हमें डिस्टेंस चाहिए भाई, सबसे पहले तो फॉर्मूला वही है, सेम है जैसे हमने यहाँ पे आपने इसके कारण निकाला है, इसका यूज़ करते हुए डेरिवेशन का, कुछ उसी तरीके से आप इस वायर में भी उसी तरीके से निकालेंगे इस पॉइंट O के ऊपर। बट आपके पास डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कुछ यहाँ से होगा, ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, इतना आपको गिवन है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल कोंगुरेंट है, कोंगुरेंट ट्रायंगल आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल AOD किसके कोंगुरेंट है आपके पास, ये वाले ट्रायंगल भाई AOD जो है कोंगुरेंट है आपके पास BOC के, ठीक है। सो इसका आप यूज़ करते हुए आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप जो है वैल्यू कैसे देंगे, इसको आप R2 दे लीजिए, ये वाला आप R2 मान लीजिए, आप यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो R2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R2 हो गया, डिवाइडेड बाय R1 मैं इसको कह रहा हूँ जो ये पहले आपके पास दे रखा है। सो R2 डिवाइडेड बाय R1 दैट इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BC, AD डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। भाई ये प्रॉपर्टी है, अगर दो ट्रायंगल आपके पास कोंगुरेंट है तो उन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करते हुए आप ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का जो बेस है
वो उनकी हाइट के बराबर लिखते हैं आप, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए, जो AD का वैल्यू है, ये AD का वैल्यू है, ये ट्वाइस ऑफ BC है, ठीक है। मैं इतना लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ट्वाइस ऑफ BC, और यहाँ पे भी BC है, R2 डिवाइडेड बाय R1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, जितना आपके पास R1 का वैल्यू आ गया। और R1 आपको गिवन है, R1 कितना है, $50 है। सो R2 आपके पास 100 आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रही है भाई, R2 भी आ गया, R1 भी आ गया। अब आप सिमिलरली R2 का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो कि आपके पास कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला ना लिखते हुए सीधा रिजल्ट लिखूंगा, दैट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, I का वैल्यू दिया है √2, ठीक है। और इस बार R2 का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। और साइन ∅1 कितना है, इस बार सेम है भाई, वही वाला है आपके पास 45 डिग्री यहाँ पे। सो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया म्यू नॉट बाई 4 पाई अंडर √2 डिवाइडेड बाई 100, फिर से आपके पास जैसा आपने इसमें सॉल्व करा था BC में, कुछ उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास √2 आ जाएगा। सो ये √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर आपके पास कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 100। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया AD के कारण। इसमें कितना आया था, 4 पाई 50 आया था, इसमें कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया भाई, ठीक है। सो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया AD के कारण। इसका डायरेक्शन देखें, थंब इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के अंदर की तरफ आ रहा है भाई, तो मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। सो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD। आप ये सोच रहे हो कि BC में से AD मैंने क्यों माइनस करा है, क्योंकि भाई बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ध्यान से देखिए, BC जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के क्लोज है, ठीक है। सो इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फील्ड रहेगा, इसका इफेक्ट जो है वायर का इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा रहेगा, इस वायर का इस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट जो है कम रहेगा। सो इसीलिए हमने इसमें से ये वाला माइनस करा है, BC में से AD माइनस करा है। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2, 1 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और जो डायरेक्शन होगा ये कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा भाई। ये आपका रिजल्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। ओ समझ आ गया होगा, इजी है। तो दो ही मेथड हैं, डायरेक्शन का यूज़ करते हुए बेसिकली ज़्यादा सारे क्वेश्चन सॉल्व मैग्नेटिक फील्ड के हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि डायरेक्शन का हमेशा यूज़ रहेगा इस क्वेश्चन में ऊपर। सो नाउ नेक्स्ट डू आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। सो लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, 2 लॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाई ऑन वन प्लेन। एक ही प्लेन दिया गया है, उसमें आपके पास 2 लॉन्ग वायर्स जो हैं जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है, वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। फाइंड द, यहाँ पे आपके पास जो है फाइंड है भाई, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। देखो भाई, अब जब भी ऐसा बोले आपको, मैं इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बता रहा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 36, 37, 39 और 41 उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा आपके पास 34th क्वेश्चन दिया गया है। उसमें बोला है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जब ऐसा बोलता है तो आपको याद रखना है कि आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वायर के कारण, उसमें हमेशा आपको 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। वैसे तो उसमें बोल ही दे रहा है कि भाई 0 के इक्वल रखना है आपको,
लेकिन आपको उसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखें। अभी हम वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले इसमें देखें। अब इसमें ध्यान से देखो तो आपको वो वाले लोकस फाइंड आउट करने हैं पॉइंट्स का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट जैसा दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, क्वाड्रेंट जैसा दिखाई दे रहा है इसमें, जिसमें आपको आप बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ। तो आपको लोकस फाइंड आउट करना है पॉइंट्स का जहाँ जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप पहले इसमें पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट, इसमें पॉइंट अगर आप लेंगे तो पहले इस वायर के कारण फील्ड कैलकुलेट करिए, करंट इस तरफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट एंड थंब रूल, करंट इस तरफ, तो फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे फील्ड जो है वो बाहर की तरफ बना दे रहा हूँ कुछ इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में देखिए करंट इस तरफ, तो फील्ड अंदर की तरफ है, तो गाइस यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो कुछ अंदर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए कोई, ठीक है, तो करंट ऊपर, फील्ड आपका बाहर की तरफ, आपकी तरफ बाहर आ रहा है, फील्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ बाहर का साइन बना दूंगा। और आप इस वायर के कारण भी देखेंगे तो करंट इधर, फील्ड जो है वो बाहर की तरफ, फिर से फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसमें देखिए आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो करंट इधर और फील्ड अंदर की तरफ, तो कुछ ऐसा आ गया। इसके कारण देखिए करंट ऊपर और फील्ड जो है वो बाहर की तरफ, तो कुछ इस तरीके का वैल्यू आ गया आपके पास। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप कोई पॉइंट चूज़ करें तो यहाँ पे करंट इधर, फील्ड जो है वो अंदर की तरफ, तो फील्ड अंदर की तरफ हो गया, और इसके कारण भी फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, I2 ऊपर है तो फील्ड अंदर की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पे 0 है, ठीक है, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है भाई। एक तो यहाँ पे हो रहा है, कैंसिल हो रहा है डायरेक्शन का यूज़ करते हुए, क्योंकि और इसमें कोई और क्वांटिटीज़ नहीं दी गई हैं। सो आप बाय यूजिंग डायरेक्शंस ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें 0 हो रहा है और इसमें 0 हो रहा है, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आर यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। सो आप निकाल लेंगे यहाँ पे। तो पहले अब बात किसकी करी गई है, 2 लॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर्स की। मैंने आपको पहले ही बताया जब जब बात लॉन्ग की करेगा, लिखा आ जाए लॉन्ग, तो आपको इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई I1, ये I1 हो गया आपके पास, और आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, आप डिस्टेंस यहाँ पे ले लें भाई, ये आप कोई पॉइंट इस बार P चूज़ कर लें, यहाँ पे पॉइंट P ले लें, ठीक है। तो एक बार डिस्टेंस जो है आपके पास, यहाँ से आपके पास जो है डिस्टेंस x हो गया और यहाँ से डिस्टेंस y हो गया, ठीक है। सो ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो पहले एक बार आप x लिखेंगे और इसमें I1 है, सो दूसरा आपके पास म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई y आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, तो जब भी ऐसा बोलेगा तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, B1 माइनस B2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 4 पाई y इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये उधर जाके आपके पास इक्वेट करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इससे ये सारा क्वांटिटी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आया आपके पास ये कितना आ गया, I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y हो गया। सो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, I1 यही आपको कैलकुलेट करना था। सिंपल है, ठीक है, समझ आ गया होगा भाई, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मेनली इस वाले क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का ही यूज़ करना है और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। सो नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन
सारे वायर्स के कारण। बेसिकली इसमें ये वायर्स दी गई हैं, आपको इसमें कुछ अलग क्या दिखाई दे रहा है, ये कोण, ये डायरेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ कि वो तो डायरेक्शंस के कारण या फिर फॉर्मूलाज के कारण ही सॉल्व होंगे। तो इसमें देखेंगे आप कि इसमें मैंने वायर को नंबरिंग करी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5 और 6। पॉइंट P के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, तो वायर 6th है, जो इस 6th के कारण यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर जो फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये पॉइंट P जो है गाइस, यहाँ पे जो पॉइंट P है ये इसी के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, इसको आप अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इसी के अलोंग लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो 6 के कारण 0 हो गया। सिमिलरली आप देखें इस 3 के कारण, ये वाला जो वायर है इसके कारण भी अगर आप इसको ऊपर एक्सटेंड कर दें तो ये पॉइंट P इसी वायर के अलोंग लाई कर रहा है। तो यहाँ पे B3 0 हो गया। बात समझ आ गया होगा। अब बचा कौन सा आपके पास वैल्यू बचा है, 1 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 2 बचा है और 6 बचा है। ठीक है, और 6 के कारण तो 0 हो गया। बाकी जो बचे हम रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे। देखो, अब पहले आप P के 5th के कारण निकाल लेंगे, देखेंगे सभी के कारण निकालना है भैया, आप जो मर्जी निकाल लीजिए। पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5 इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपने थ्योरी में पढ़ा है। सो मैं बता रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन थ्योरी से सॉल्व करें आप, ऐसा लेते हैं उसमें पॉइंट P और उसमें आपका ये पॉइंट P रहता है और यहाँ पे आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। मैंने क्या करा है, जो ये वायर है 5th नंबर पे, इसको अगर आप पूरा एक्सटेंड कर दें ये वाला, तो ये पॉइंट P कहाँ पे बना, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो गया। ठीक है भाई, मैं इसको 5 ले दे रहा हूँ क्योंकि वही वाला वायर यहाँ पे बना दिया मैंने। और आप देखिए कि ये कुछ इस डायरेक्शन में, और आप ये भी देखते होते हैं कि यहाँ पे एंगल φ1 रहता है और यहाँ पे एंगल जो है वो φ2 रहता है। अब φ1 तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ये वाला कुछ इस डायरेक्शन में, वो तो 0 है और ये वाला एंगल 0 हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0/4 पाई I/r कितना हो गया, यहाँ पे r आपको डिस्टेंस लिखना होगा, sin φ1 प्लस sin φ2 हो गया भाई। ठीक है, सो μ0/4 पाई I/r sin 90 प्लस sin 0, यही आ जाएगा क्योंकि पहले वाला एंगल जो है वो 0 हो गया है। इसी वायर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक वायर को एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी सारा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे sin 0 0 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू भी आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो वैल्यू आया मेरे पास B5 का इतना आ गया भाई, क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो डिस्टेंस जो है ये 2 एम्पेयर और 2 दिया आपके पास, 2a दिया है डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपके पास, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस 2a है, ये भी 2a है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस हो गया भाई। ठीक है, सो मैं यहाँ पे a डिस्टेंस लिख दूंगा, ये B5 आ गया आपके पास। B5 आ गया। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे 4 के कारण भी कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। जो 4 बना है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस टर्म को पीछे एक्सटेंड कर दें कुछ इस डायरेक्शन से, ऐसा बना है। ठीक है, इसका डायरेक्शन रह गया। अभी डायरेक्शन देखेंगे तो अंदर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन इसका अंदर की तरफ बना दूंगा। अब सिमिलरली यहाँ पे है, इस वाली वायर को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया तो पॉइंट P है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट P हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपके पास सिर्फ एक ही एंगल है φ1, दूसरा तो आपके पास 0 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस बार B4 की वजह से वो भी सेम ही आएगा। कितना आएगा, डिस्टेंस आपके पास फिर से a है, डिस्टेंस a है तो यहाँ पे मैं a लिखूँगा। और साइन φ1 बच रहा है सिर्फ, φ1 कितना है, 45 हो गया। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पे साइन 45 था भाई, साइन 45 है। साइन जो है पहले वाले में साइन यहाँ पे φ1 का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है भाई, ध्यान रखें।
ठीक है, साइन 45 है, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे डायरेक्शन इसका कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके पास। सिमिलरली इसमें भी आप कितना लिखेंगे, इसमें भी आपके पास 1/√2 आ जाएगा, पर जो डायरेक्शन आएगा वो भी आपके पास अंदर की तरफ होगा। बात समझ आ गया होगा भाई। यहाँ पे एंगल जो था वो इसका वाला जो एंगल जो था वो तो आपके पास 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से था, ऐसा था, और वो यहाँ से यहाँ तक आते आते आपके पास जो φ2 एंगल होता है ये ख़त्म होते होते 0 हो गया यहाँ पे, और φ1 आपके पास 45 बचा, तो हमने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है। ये आपके पास B4 हो गया, ये B5 आ गया। अब बचा आपके पास कौन सा, यहाँ पे ये बचा आपके पास वैल्यू B1 का देखेंगे। B1 का देखेंगे आप, वही फॉर्मूला है μ0/4π I डिवाइडेड बाय R। अब देखो भाई इसके कारण कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके कारण, इस वायर के कारण इस पॉइंट के ऊपर यही वाला वायर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है। 1 वायर है ये वाला वायर है, और ये पॉइंट P है। ऊपर एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है φ1 का, ये वाला एंगल ये कट के 0 हो गया है, तो बचा φ2 का एंगल जो है वो कितना है, ये हमेशा 45 ही इसमें लग रहा है। तो और जो डिस्टेंस देखेंगे आप यहाँ से लेके इस पॉइंट P तक, ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2a। समझ आ गया होगा भाई, सिंपल सी बात है, साइन 45 डिग्री आ गया। सो गाइज यहाँ पे जो वैल्यू आया दैट इज़ μ0I डिवाइडेड बाय 4π इंटू 2a डिवाइडेड बाय √2। और जो डायरेक्शन होगा वो फिर से आपका कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 का आ गया। कुछ उसी तरीके से आप B2 का निकाल लेंगे। B2 का जो वैल्यू आएगा, B1 हो गया आपके पास, B5 हो गया, B4 हो गया, B3 और B6 तो आपके पास 0 है, ठीक है। अब बचा आपके पास B2 बचा है भाई। B2 का आप वैल्यू निकाल लेंगे। B2 का जो मेरे पास वैल्यू आएगा, B2 का मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूँगा, B2 का वैल्यू देखेंगे, B2 ये आपके पास, ठीक है। सिमिलरली आप इसको आगे एक्सटेंड करिए, वही आ जाएगा भाई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस 2a हो गया। अगर आप इस वायर को आगे एक्सटेंड कर दें तो यही वाला वायर बनेगा भाई, ये वाला वायर। डायरेक्शन इस बार बदल जाएगा, ठीक है। वायर नंबर 2 है, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो कुछ इस तरीके का बनता है। और जो एंगल है वो φ2 ख़त्म होते होते यहाँ पे ऐसा, यहाँ आते आते 0 हो गया। ये वाला एंगल यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ये वायर था ही नहीं तो ये 0 हो गया। तो जो एंगल वैल्यू आया सेम आ गया, 4π 2a है, डिस्टेंस देखेंगे 2a है, ये a हो गया, और ये भी ये टोटल डिस्टेंस 2a हो गया। सो यहाँ पे वैल्यू 1/√2 के। डायरेक्शन देखेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है भाई। इस पॉइंट थंब इधर, फील्ड जो है घूमते 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 इस पॉइंट से बाहर की तरफ, तो जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। इसमें भी जो डायरेक्शन जो था वो बाहर की तरफ था भाई, अंदर की तरफ नहीं था। ध्यान रखें, यहाँ पे डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है, ठीक है। ऐसा नीचे, थंब नीचे, और फील्ड जो है वो बाहर की तरफ। अरे अरे अरे, सो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपके पास B1 आ गया, B2 आ गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे आप। जो नेट आएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू, किस तरीके से लिखेंगे आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है फील्ड लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा
देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है और ये दोनों डायरेक्शन जो है आपके पास अंदर की तरफ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज़ इक्वल टू B4 प्लस B5, इन दोनों का प्लस माइनस में B1 प्लस B2। तो भाई ये वाला वैल्यू आप पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे खुद से, ठीक है। सो हो जाएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का ही यूज़ करते करते आपको मेनली कैलकुलेशंस करना है और कोई ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स नहीं है इसमें। सो नाउ लेट्स डू आवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। सो लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 36। देखेंगे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक वायर कैरिंग करंट आई, एक वायर दिया गया आपके पास कैरिंग करंट आई, टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स बोथ टेंजेंट टू द सेम सर्कल आर कनेक्टेड बाय ए सर्कुलर आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद ऑल सेक्शंस लाइज इन द सेम प्लेन। पहले इतना समझेंगे। देखो इसमें क्या बोल दे रहा है कि आपके पास दो सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स हैं। ध्यान से देखो भाई, ये आपके पास ये हो गया आपके पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर, तो ये हो गया। कैसे सेमी इनफाइनाइट है, ध्यान से देखो, ये वायर यहाँ से चलता हुआ और ये यहाँ तक आ रहा है भाई, यहाँ तक इस पॉइंट तक आ रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये ऐसा। एक तो ये हो गया। दूसरा आपके पास ये वाला वायर आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये सेमी इनफाइनाइट दो वायर्स दी गई हैं, दोनों टेंजेंट बना रही हैं एक सर्कल से, ठीक है। सर्कुलर आर्क उसने बोला है, हिंट दिया है आपको बेसिकली क्वेश्चन में, सर्कुलर आर्क की बात करी है, ठीक है, जिसमें एंगल जो है वो थीटा फॉर्म हो रहा है आपके पास अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सारे के सारे सेक्शन एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट मस्ट थीटा बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा आपके पास, ठीक है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए इस पॉइंट के ऊपर, इस सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्शन का यूज़ करते हुए ही बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये वाला डायरेक्शन, अगर करंट इधर जा रहा है तो आपको अपना थोड़ा दिमाग खोलना है कि भाई अगर करंट इधर जा रहा है तो यहाँ से होते हुए इधर भी तो आया होगा, ठीक है। यहाँ से करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा गया होगा, फिर ही तो इधर गया होगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये नहीं बनाया था, आपको सोचना है, ठीक है, ऐसा कि करंट इधर गया है तो इधर गया होगा, फिर ही तो इधर गया आपके पास। सो सिंपल है। अब जो जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ गिवन दी रहती हैं आपको उनका पूरा पूरा यूज़ करना होगा। जैसे कि इसमें दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स की बात करी गई है। पहला आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, तीसरा ये हो गया भाई, ठीक है। तो पहले तो आप दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स की बात करेंगे तो आप इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लें। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, डिस्टेंस दिया गया है। सेमी इनफाइनाइट वायर में एंगल जो रहता है वो कितना रहता है, साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। तो आप सीधा सीधा इसको हटा के साइन 0 का 0 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो इतना वैल्यू आपके पास आ गया। ये B1 के कारण आ गया। कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पे B2 के कारण भी लिखेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई I 4 पाई डिवाइडेड बाई R। ये B1 के कारण हो गया भाई। ये B2 के कारण डायरेक्शन देख ले, डायरेक्शन इसका इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ, और इसका भी बाहर की तरफ, तो मतलब ऐसा, ठीक है। जो जो वायर दी, जो जो क्वांटिटीज़ दी हैं हमें उसका जस्ट यूज़ करें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही क्वेश्चन आपको बता रहा था जब मैंने स्टार्ट करा था लेक्चर की 36, 37, 39 और 41 क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो वो वही जान रहे हैं हम। तो ये B1 B2 हो गया। अब उसके बाद उसने बोला है आपको थीटा कैलकुलेट करना है। देखो भाई, थीटा आपको कैलकुलेट करना है। थीटा आपके पास कौन से फॉर्मूले में आता है, आपको सोचना होगा। थीटा आपके पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, याद होगा। मतलब
सॉरी सर्कल नहीं, सॉरी मिस्टेक, बाय मिस्टेक में बोल गया सर्कल। जो थीटा आता है वो एक सर्कुलर आर्क के कारण आता है, सर्कुलर आर्क, जो कि उसने यहाँ पे आपको हिंट दिया है क्वेश्चन में। सर्कुलर आर्क के कारण जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो आप कितना लिखते हैं, म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, यही लिखते याद होगा। ठीक है, तो थीटा आपको चाहिए था, सो आप अपना दिमाग लगा सोच ले कि यार थीटा चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर आर्क की भी बात करी गई है, तो मैं ऐसा इसका यूज़ कर सकता हूँ। अब वो कह रहा है थीटा कितना होगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी, तो मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 माइनस इसको आप B3 दे दें इज इक्वल टू 0 के इक्वेट कर दें। तो जब बात 0 की करेगा तो आप ध्यान रखिए आपको हमेशा 0 के इक्वेट करना है, बट उसमें आपको एक टर्म जो है वो माइनस में भी चाहिए होगा। मोस्टली केसेस में माइनस में भी आपको एक टर्म चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2 इनफाइनाइट वायर बात हो गई, ये लिख लिया। सर्कुलर आर्क की बात करी हमने, सर्कुलर आर्क का वैल्यू लिख लिया। ठीक है, सो अब आप इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए। सो कितना आ जाएगा, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू B3 हो गया। अब आप इसको ऐड कर दें सिंपली, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये ट्वाइस हो जाएगा इसका। B1 प्लस B2 का अगर आप करेंगे तो भाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और इसका वैल्यू कितना आ गया, B3 का वैल्यू कितना है आपके पास, B3 का ये आपके पास म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ये इससे कटेगा, ये सारा इससे कटेगा भाई। सो थीटा का जो वैल्यू आया आपके पास सिंपली 2 रेडियन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके का टेक्निक है, जब भी बात मैग्नेटिक फील्ड एट द 0 की बात करें तो ध्यान रखें एक टर्म आपको नेगेटिव में ज़रूर लेना है, जिससे कि वो टर्म उधर जाके इक्वेट होगा उस टर्म से। ठीक है, सो यही थे आज के क्वेश्चन जो है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पूरा पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो। ठीक है, चलिए।